हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो हम लोगों ने कार्ल मार्क्स का जो हमारा पीछे पीछे का जो भी वीडियो है उसमें मैंने कार्ल मार्क्स को समझाने का भी एक वीडियो दिया है और कार्ल मार्क्स के नोट्स जो हैं हमारे उसका भी मैंने एक वीडियो दिया है। तो नोट्स की बात कर रही हूँ, जो समझाने का जो था वो तो मैंने सारा कर दिया है। और मैं नोट्स जो है हम लोग का, उसमें मैंने आप लोग को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के डेफिनेशंस, मीनिंग, कॉजेज, डिमेरिट्स, मेरिट्स, ये सब चीज़ें मैंने दे दिया है। और आज मैं आप लोग को इसका समालोचना दूंगी और इसकी आलोचना दूंगी। कार्ल मार्क्स की समालोचना क्या हुई थी और इनकी आलोचनाएं क्या क्या हुई थी, इनके विषय में नोट्स दूंगी मैं आप लोग को। और फिर इनके जो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी है, एक्शंस है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग, सोशल चेंज है इनका, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए प्लीज़। और जो कोई भी मेरे वीडियो सीन कर रहे हैं प्लीज़ उसे आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, आई विल रिक्वेस्ट। सो हम समालोचना देखते हैं। तो देखते कि कार्ल मार्क्स जो थे उनकी उनकी आलोचना यह कहकर की जाती है, उनके सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की जाती है कि इसमें सिर्फ भौतिक कारक को ही एकमात्र कारक मान लिया गया है। क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ भौतिकवाद की ही बात की है, भौतिकवाद के विषय में इन्होंने बताया, तो उसी का आलोचना यहाँ पे किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इन्होंने इतिहास के अन्य प्रभावों की अवहेलना की गई है, जो कि गलत है। इन्होंने भौतिकवाद के विषय में इन्होंने बात किया, मोड ऑफ प्रोडक्शंस का बात किया, लेकिन इन्होंने अवहेलना नहीं की किसी भी हिस्ट्रीज़ के। वो ये कहते थे कि उनका ये मानना था कि जो हिस्ट्री जो है वो सिर्फ सोसाइटी में हो रहे स्ट्रगल की एक स्टोरी है। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वो सोसाइटी का स्ट्रगल नहीं है, बल्कि सोसाइटी में हो रहे स्ट्रगल की एक छोटी सी स्टोरी हिस्ट्री कहलाती है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इसकी अवहेलना नहीं की थी। हम देखते हैं कि मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या में अन्य कारणों या प्रभावों की अवहेलना कदापि नहीं की है। केवल भौतिक या आर्थिक कारक अर्थात जीवन में अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों की उत्पादन प्रणाली को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया है। एंगल्स के शब्दों में हम देखते हैं कि राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक आदि आर्थिक विकास पर ही आधारित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब इकोनॉमिक पर आधारित है। और इकोनॉमिक के विषय में मार्क्स बात करते हैं और इकोनॉमिक को वो किससे जोड़ते हैं, मटेरियलिज्म से जोड़ते हैं वो इकोनॉमिक को, और इसीलिए उन्हें इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव जो है वो एकमात्र कारण है इन सब का। ये जो सारे विकास हैं, राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, इन सब का एकमात्र कारण है आर्थिक, और केवल वही सक्रिय है जबकि दूसरे और सभी का प्रभाव निष्क्रिय है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारण ही एकमात्र निर्णायक कारक है, तो ऐसा करके वो भौतिकवादी व्याख्या को अर्थहीन और हास्यास्पद बना देते हैं। ये उनकी समालोचना थी। अब देखते हैं कि पूंजीवादी समाज का मार्क्सवादी आलोचनात्मक मत क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। तो मार्क्सवादी जो वो संपूर्ण विचारधारा पूंजीवाद के विरुद्ध है। मार्क्सवाद ने जो अपने सिद्धांत दिए थे, थ्योरी दिए थे, जो उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे, वो किस पे, वो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैपिटलिज्म के विरुद्ध के अगेंस्ट इन्होंने अपने विचार को रखा था, आइडियाज़ को रखा था। पूंजीवादी समाज जिस थाली में खाता है, ये कहते थे कि पूंजीवादी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, अर्थात आर्थिक जीवन की नींव श्रमिक वर्ग को उत्पीड़ित करती है और उनका शोषण करती है। और ऐसा करते हुए पूंजीवाद स्वयं अपना कब्र खोदती है और वह अपने पतन को स्वयं आमंत्रित करती है। पूंजीवादी समाज के संबंध में मार्क्सवादी आलोचनात्मक मत का यही सार तत्व है। उनका ये मानना था कि ये जो कैपिटलिज्म है वो श्रमिकों का शोषण कर रही है, और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये जो कैपिटलिज्म है वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा, खुद से ही खुद को बर्बाद करेगा। इसमें जो दो क्लास निकल के सामने आते हैं, पूंजीवादी और श्रमिक, ये जो दो क्लास आते हैं
इनके विषय में भी वो बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि मशीनों के आविष्कार के पश्चात उत्पादन का प्रमुख साधन मशीन और मशीनों से चलने वाली मील कारखाने आदि हो गए हैं। उत्पादन के इन साधनों पर अधिकार उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने तथा कारखानों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। चूँकि समाज या सामाजिक व्यवस्था पूंजी की शक्ति पर आधारित होती है, इसीलिए ऐसा समाज पूंजीवादी समाज कहलाता है। ये जो समाज है इसमें से पूंजी की बात की जाती है, जिनके पास पूंजी है वो वहाँ के ये वहाँ पे ये लोग अपने अपने फैक्ट्रीज रखते हैं, मशीनें खरीदते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे करते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को वो कार्य मतलब जॉब देते हैं, कार्य देते हैं, जिससे वो श्रमिक वर्ग हो जाते हैं और ये पूंजीपति हो जाते हैं। तो ये है। तो हम देखते हैं कि इसे हम लोग दो वर्गों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला तो प्रथम वर्ग अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक लोग कौन है? अल्पसंख्यक प्रथम वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके पास पूंजी होता है, जो पूंजीपति होते हैं। पूंजीपति वर्ग को हम प्रथम वर्ग कहते हैं और ये अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कुछ मात्रा में कुछ होते हैं। ये जो पूंजीपति है वो सबके पास तो पूंजी है नहीं, तो अल्पसंख्यक में पूंजीपति पाई जाती है। जबकि दूसरा वर्ग जो है बहुसंख्यक है। और दूसरा वर्ग कौन सा है? अब श्रमिक वर्ग की बात की जा रही है। तो श्रमिक वर्ग जो है वो उन लोगों का होता है जिनके पास पूंजी या जीविका पालन के लिए अन्य कोई साधन नहीं होते, ये श्रमिक वर्ग कहलाते हैं। इनकी जो जनसंख्या है, ये अगर हम इसे अगर गणित के मामले से देखें तो इनकी जो जनसंख्या है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, संख्या इनकी बहुत है, बहुसंख्यक है वो। और जो पूंजीपति है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या हुआ? कैपिटलिज्म में किसको इम्पोर्टेंट दिया गया? फैक्ट्रीज को, पूंजी को, प्रॉफिट को। ठीक, तो ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी ये इनसे धनी है, इनसे अधिक रिच है। वो क्यों? वो इसलिए कि उनके पास पूंजी है, उनके पास फैक्ट्रीज है, उनके पास उद्योग धंधे हैं। तो वो अल्पसंख्यक होते हुए भी सोसाइटी में छाए हुए हैं। तो यही है। फिर हम देखते हैं कि श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं मिलता और ये पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है। इसे सरप्लस वैल्यू के नाम मतलब के सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं इसी चीज़ को, कि मान लीजिए कार्य अगर 8 घंटे का है तो वो हम ओवर टाइम करते हैं। वो जो श्रमिक वर्ग हैं वो सोचते हैं कि यदि मैं 8 घंटे ड्यूटी करके 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 2 घंटे 4 घंटे और एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेता हूँ, ओवर टाइम कर लेता हूँ। तो वो ओवर टाइम का जो पैसा है उसमें का उस पैसे का अगर मान लीजिए ओवर टाइम में वो 100 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें 50 दिया जाता है। और 50 किसके पास चला जाता है? पूंजीपतियों के पास। तो प्रॉफिट किसकी होती है? पूंजीपति की। ये जो श्रम है वो किसका जाता है? श्रमिक वर्ग का। और ये ही पूंजीवाद को बढ़ावा देते जाते हैं। तो यही सरप्लस वैल्यू भी मतलब इसे ही कहा जाता है, इसमें ही बात होती है। हम देखते हैं कि पूंजीपति समाज में फैक्ट्री प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन कार्य बड़े पैमाने में करते हैं, क्योंकि मशीनों से पूर्ण उपयोगिता बड़े पैमानों पर उत्पादन करने पर ही प्राप्त होता है। इस उत्पादन से दो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? पहला जो मशीन है, दो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। पहला मशीन और दूसरा उत्पादन। मशीन क्यों दुष्परिणाम ये माना जाता है? वो इसलिए कि मशीन स्वयं ही श्रमिकों को रोजगार से निकाल फेंक रहा है। जो काम महीनों में श्रमिक कर रहे हैं उसे ये मशीन जो है वो मिनटों में कर दे रहा है। ये तो वो क्या कर रहा है? श्रमिकों को कहीं ना कहीं रोजगार से ये निकाल फेंक रहा है मशीन। दूसरा क्या है? उत्पादन। अब मशीन जो है वो तो 24 घंटा काम करेगा। अब मनुष्य के जैसे तो वो थकने वाला है नहीं, वो तो 24 घंटे पूरा काम करेगा। तो जो उत्पादन शक्ति है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है वो क्या होंगे? वो ज़्यादा होंगे, उनकी मात्रा ज़्यादा होगी प्रोडक्शंस की। और ख़रीदने वाले जब श्रमिक वर्ग जो है उन्हें जब जॉब ही नहीं मिलेगा, उन्हें जब सैलरी ही नहीं मिलेगी, उनके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो जो प्रोडक्शंस है उसे खरीदेगा कौन? तो ये जो है उत्पादन शक्ति ये मतलब अत्यधिक मात्रा में हो जा रही है फैक्ट्रीज़ के वजह से, जिसके कारण अब वो सारी चीज़ें तो पूंजीपति जो है वो मान लीजिए
एक सामान तो इकट्ठे उन्हें करना ही पड़ रहा है, वो कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेकिन श्रमिक वर्ग के पास इतना पैसा नहीं और उसे वो हाई दाम पे बेच रहे हैं। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे परचेज कर सके, खरीद सके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो सामान है, वो जो प्रोडक्शंस है, उसकी तो खराबी हो रही है, सो हो रही है। साथ ही साथ ये जो गरीब वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, इनके पास क्या हो रहा है, पैसों की किल्लत पहले से ही, जॉब ना मिलने की किल्लत पहले से ही, अब महंगाई का भी जो दर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि व्यापारिक मंदी का चक्र आता है और आर्थिक स्थिति जो है वो डूबने लगती है। और यहीं पे मार्क्स ने लिखा, मार्क्स का कथन था, उनका विश्वास था कि ये चीज़ होगा। और यहीं पर जाके श्रमिक वर्ग को रियलाइज़ होता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना इतना श्रम किया, हमने इतना कुछ किया, फिर भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। और ये जो पूंजीपति है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये दिन भर बैठे रहते थे, फिर भी इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये हमसे बढ़िया खा पी रहे हैं अभी भी। हाँ, तो इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा इन्हें लगेगा कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि इस सोसाइटी में है, और वो कैपिटलिज्म पे अटैक करेंगे। और उस समय क्या होगा, ये जो दो क्लास है, पूंजीपति और श्रमिक, इन दोनों क्लास के बीच स्ट्रगल होगा। और स्ट्रगल होने के बाद से एक नई क्लास जिसकी कल्पना मार्क्स करते हैं, कम्युनिज्म आएगा। ये मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म आएगा, जो क्लासलेस होगा, जिसमें किसी प्रकार का क्लास नहीं होगा, सबके पास टेक्नोलॉजी होंगी, सबके पास स्टैंडर्ड होंगे लाइफ के। तो इसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, इन्होंने जो अधोसंरचना और अधिसंरचना का सिद्धांत दिया था उसे हम देख लेते हैं कि वो क्या था। तो देखते हैं कि मार्क्स के कृत्य में सामाजिक संरचना के संबंध में जो विचार व्यक्त किया गया, उसके अध्ययन में मार्क्स ने उसे दो भागों में संपूर्ण सामाजिक संरचना को विभाजित करते हुए उनका एनालिसिस किया। पहला क्या था कि समाज के संपूर्ण ढांचे के ऊपरी भाग को अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर उन्होंने कहा, और समाज के संपूर्ण ढांचे के निचले भाग को उन्होंने अधोसंरचना यानी कि सब स्ट्रक्चर कहा। तो इन्होंने ये दो प्रमुख अवधारणाएं दी थी, दो भागों में विभक्त करके वो इसे पढ़ते हैं, अपने थ्योरी बताते हैं अपने थ्योरीज को। तो ये जो है समाज के संपूर्ण ढांचे के जो निचले भाग है, निचले भाग से ही ऊपरी भाग का निर्माण होता है। जब तक नीचे का अब किसी पौधे को ले लीजिए, जब तक जड़ नहीं होगा तो ऊपर से तना, फूल, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा। तो वो यही कहते थे कि अधोसंरचना से ही अधिसंरचना का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो तो प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है इनके, ये दोनों महत्वपूर्ण भागों को कई उपभागों में बांटा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें तो मान लीजिए हमारे फॉर एग्जांपल हम पेड़ को ही ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है तो वो जड़ है और एक ऊपर का जड़, और हम उस तने को ले लेते हैं। अब उसमें फूल है, पत्तियां हैं, ऐसा छोटे छोटे जो भी चीज़ें, छिद्र हैं पत्तियों में, ये सब चीज़ें उसमें सॉरी तने और पत्तियों के बीच में आ रही हैं। जड़ और तना डिवाइड तो दो ही चीज़ में हुआ, जड़ और तना। अब तने में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, जड़ में भी बहुत सारे छोटे छोटे रेशे आते हैं, ये सब। तो ये क्या हो गया, ये उपभाग हो गए। इसी प्रकार मार्क्स ने समाज को दो संपूर्ण ढांचों में विभक्त किया, ऊपरी भाग और निचले भाग। और इन दोनों भागों में भी बहुत सारे उपभाग हैं जिनको हम पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़े तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स सब स्ट्रक्चर क्या है, अधोसंरचना क्या है। तो वही निचले भाग जो है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक संरचना मनुष्य के सामाजिक जीवन या अस्तित्व को ही अभिव्यक्त करती है। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, इसकी जो ज़रूरत है वो हमें पड़ती है। और हम क्या करते हैं, इन चीज़ों की पूर्ति के लिए हम भगवान या किसी परमात्मा के आने का इंतज़ार नहीं करते। इसके लिए तो हम स्वयं मनुष्य को ही परिश्रम करना होता है। परंतु केवल मनुष्य से ही काम नहीं चलेगा यदि भौतिक वस्तुओं में जो मोड ऑफ प्रोडक्शंस है, इसकी आवश्यक उत्पादन साधन उपलब्ध ना हो। जैसे मान लीजिए हम अगर भूखे हैं, हम ये सोचे कि कोई भगवान आएंगे या कोई परमात्मा आएंगे जो हमारी मदद करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। हमें खुद से ही आलू हुए, गोभीज हुए, ये जो भी चीज़ें हैं, चावल, गेहूँ, इन सब का हमें उपज करना पड़ेगा। और उपज करने के लिए हमें क्या चाहिए,
मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए। बिना मटेरियल में जैसे हमारे पास ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन में खाद पानी ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए। तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। हम परिश्रम तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जब तक साधन उपलब्ध नहीं होंगे हमारे परिश्रम करने का कोई चांस नहीं उठता, कोई मतलब नहीं उठता। तो देखते हैं कि अर्थात हम समझ सकते हैं कि मनुष्य इन उत्पादन के उपकरण, जो मनुष्य का उत्पादन है, जो उनके नीड्स हैं, जो मटेरियल उनके नीड्स हैं, मटेरियल नीड्स, भोजन कपड़ा मकान जो उनका है, उनका तब तक वो सृजन नहीं कर सकता जब तक उसे प्रोडक्शंस अनुभव व श्रम कौशल का ज्ञान ना हो। उनके पास जब तक उत्पादन करने का ज्ञान ना हो, श्रम और कौशल ना हो उनके पास, तब तक वो इन सब चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। ये सब तत्व एक साथ मिलकर ही एक समाज विशेष की उत्पादक शक्ति का निर्माण करते हैं। किसी समाज विशेष की उत्पादक शक्ति के 3 तत्व या अंग होते हैं। मनुष्य उत्पादन के उपकरण पहला है, दूसरा है उत्पादन अनुभव और तीसरा है श्रम कौशल। ये तीनों जब तक मिलते नहीं है, ये तीनों जब तक ना हो तब तक मोड ऑफ प्रोडक्शंस नहीं होंगे और हमारे जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। इन तीनों की आवश्यकताएं हमें अत्यधिक होती है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है और इसी को हम अधोसंरचना कहते हैं। अधोसंरचना या निचले भाग कहते हैं। मार्क्स के मतानुसार अधोसंरचना के अनुरूप ही अधिसंरचना की प्रकृति निश्चित होती है। समाज के विकास का इतिहास वास्तव में उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है। इस कारण एक समय विशेष में जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों को जिस सीमा तक लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिस सीमा पर सरकार, कानून, कला, धर्म, विश्वास, दर्शन आदि आधारित होते हैं। तो ये अधोसंरचना के विषय में उन्होंने बात किया कि अधोसंरचना में पहले मोड ऑफ प्रोडक्शंस है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शंस हमारे नीड्स हैं, नीड्स को हमारे फुलफिल करना है, मतलब टोटली अधोसंरचना में उन्होंने मटेरियल से रिलेट उन्होंने बात किया। और ये सब जब होंगे उसके बाद ही से तो उसके बाद से ही तो पार्टीज़, जैसे मान लीजिए सरकार आना, नियम बनने, कला, धर्म, विश्वास, इंसान जब जिंदा रहेगा, उसके जब पेट भरेंगे तभी तो वो जिंदा रहेगा, और वो जब जिंदा रहेगा तभी तो इन सब चीज़ों के विषय में बात करेगा। तो जो मार्क्स है वो सरकार, कानून, कला, धर्म, विश्वास, दर्शन, ये सारी चीज़ें जो वो भौतिक साधनों का मानते हैं और इसे वो अधिसंरचना में रखते हैं। मतलब ये सब ऊपरी भाग है, निचले भाग में वो क्या रखते हैं? भोजन कपड़ा मकान, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शंस को रखते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं आगे मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। उन्होंने सोशल चेंज की जो उनकी अवधारणा थी, वो कॉन्सेप्ट था उनका, क्या था? हम देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार इतिहास के सभी परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही फलस्वरूप होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या की वृद्धि आदि कारकों का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। मार्क्स के अनुसार जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्य भोजन कपड़ा मकान उत्पादन के कारण उत्पादन की प्रणाली ही सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भौतिक मूल्यों यानी कि भौतिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादक शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी तीनों शक्तियों के विषय में हमने बात किया ऊपर। साथ ही उत्पादन के सिलसिले में वह अन्य व्यक्तियों के साथ उत्पादन संबंध स्थापित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि उत्पादन की प्रणाली उत्पादन के कुछ निश्चित संबंध, जैसे जमींदार किसान, जमींदार और किसान हो गए, स्वामी और दास, पूंजीपति और मजदूर के बीच पाए जाने वाले उत्पादन संबंध को उत्पन्न करती है। ये व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित नहीं होती बल्कि उत्पादन शक्तियों के अनुसार अनिवार्य होती है। तो उन्होंने सोशल चेंज में क्या बताया कि जो हमारी सोसाइटी है, जो कार्ल मार्क्स ने 5 सोसाइटी के विषय में बात किया कि प्राइमिटिव सोसाइटी जो हमारी थी, फिर उसके बाद से आई हमारी स्लैब सोसाइटी। तो किस प्रकार से सोसाइटी में कैसे कैसे लोग थे और कैसे स्ट्रगल होता गया और सोसाइटी थोड़ा सा डेवलप करते हुए नेक्स्ट सोसाइटी में पहुंचती है, फिर वहाँ पे क्लास आता है, फिर स्ट्रगल्स होते हैं, फिर वो नेक्स्ट में पहुंचता है। तो इसी की बात वो करते हैं, मतलब कि जो सामाजिक परिवर्तन जो चेंजिंग है वो होते रहते हैं। इनके ही विषय में उन्होंने बात किया था। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, इनकी क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। तो इसे इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला उत्पादन शक्ति
और दूसरा क्या है, उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन शक्ति में क्या आएगा, जो उत्पादन के उपकरण है, जो मैंने 3 अभी आप लोग को बताया, श्रमिक और उत्पादन और अनुभव दूसरा, और श्रम कौशल, ये 3 उपकरण मैंने अभी बताया आप लोग को। इक्विपमेंट है उत्पादन शक्ति की, ये तीनों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन के संबंध जो है, जो हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शंस है, ये इसके विषय में उन्होंने बात किया। तो क्लियर हो गया हमारा। और रही बात फिर इनका जो क्लास स्ट्रगल है, एलिनेशन है, इन सबों के विषय में मैंने आप लोग को समझाया है। तो आप लोग मेरे पीछे के वीडियो को प्लीज़ देखिए, आई थिंक आप लोग को समझ आएगा। उसमें उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें कि एलिनेशंस क्या हैं, किस प्रकार से कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जाएगा, क्या होगा, और किस प्रकार से सोसाइटी हमारी जो पीछे की सोसाइटी थी वो कैसे डेवलप करते हुए आज क्या ऐसा हुआ कि कैपिटलिज्म आ गया हमारा। इन सबों के विषय में मैंने पीछे के वीडियो में सब कुछ बताया, आप लोग उसे देखिए। और आज हमारा कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो गया, और इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगी मैक्स वेबर के विषय में हम लोग बात करेंगे। उनको भी पहले मैं मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग मेरे वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। मैं मैक्स वेबर समझाऊंगी, उसके बाद मैक्स वेबर नोट्स दूंगी। तो हमारा क्लियर हो गया कार्ल मार्क्स आज ख़त्म, और कल से हमारा स्टार्ट होगा मैक्स वेबर। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।